चलिए आज हम फिर से एक नए और ऐतिहासिक केस डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन केस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से स्कॉटिश शहर में मिसेस डोंग्यू नाम की एक महिला रहती थी। वह एक दयालु और सीधी सादी महिला थी जिससे मिलना जुलना और जीवन का आनंद लेना बेहद पसंद था। एक शाम रविवार 26 अगस्त 1928 को ग्लासगो ट्रेडिंग हॉलिडे के दौरान मिसेस डोंग्यू ने पेसले, जो रेनफ्रीशायर में लोकेटेड है, के लिए एक ट्रेन ली। पेसले में वह वेलमेडो कैफे गई। उसकी सहेली ने अपने लिए नाशपाती और बर्फ का ऑर्डर दिया और वहीं मिसेस डोंग्यू के लिए उसने एक स्कॉट्समैन आइसक्रीम फ्लोट ऑर्डर की, जो आइसक्रीम और जिंजर बियर का मिक्सचर होता है। कैफे के मालिक फ्रांसिस मिगेल आइसक्रीम का एक ग्लास लाए और उस पर डी स्टीवेंसन ग्लेन लेन पेस्ले लेबल वाली ब्राउन और ट्रांसलूसेंट बॉटल से जिंजर बियर डाला। मिसेस डोंग्यू ने आइसक्रीम का कुछ हिस्सा पी लिया। उसके बाद जब उसकी सहेली ने बची हुई जिंजर बियर को ग्लास में डाला तो एक डीकंपोज स्नेल या सड़ा हुआ स्नेल बोतल से बाहर आया और ग्लास में तैरने लगा। ऐसे अनएक्सपेक्टेड पेनफुल दृश्य को देखकर मिसेस डोंग्यू ने दावा किया कि इस दृश्य से उन्हें बीमार महसूस हुआ है और उन्होंने पेट दर्द की भी शिकायत की। उनके बाद के तथ्यों के बयानों के अनुसार उन्हें 29 अगस्त को एक डॉक्टर से कंसल्ट किया और 16 सितंबर को आपातकालीन उपचार के लिए ग्लासगो रॉयल इन्फर्मरी में भर्ती कराया गया। बाद में पता चला कि उन्हें गंभीर गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है। जैसे कि पहले चर्चा की गई थी, जिंजर बियर की बोतल को स्टीवेंसन के रूप में लेबल किया गया था, जिसे डेविड स्टीवेंसन द्वारा निर्मित किया गया था, जो वेलमेडो कैफे से एक मील से भी कम दूरी पर 11 और 12 ग्लेन लेन पेस्ले में जिंजर बियर और नींबू पानी दोनों का उत्पादन करने वाली एक कंपनी चलाते थे। जिंजर बियर निर्माता का संपर्क विवरण बोतल के लेबल पर था और मिसेस डोंग्यू की सहेली द्वारा दर्ज किया गया था। लेकिन स्टीवेंसन ने शुरू में दावा किया कि उन्होंने डोंग्यू द्वारा प्रदान किए गए विवरण से मेल खाने वाली बोतल जारी नहीं की। मैकबाइन ने सुझाव दिया कि यह संभव है कि यह मूल रूप से श्री स्टीवेंसन का नहीं था। बोतलों का अक्सर पुनः उपयोग किया जाता था और इस प्रक्रिया में कभी कभार गलत मैन्युफैक्चरर को लौटा दिया जाता था। मिसेस डोंग्यू ने बाद में स्थायी वकील और नगर पार्षद वॉल्टर लीचमैन से संपर्क किया और निर्देश दिया। लीचमैन ने 9 अप्रैल 1929 को डोंग्यू की ओर से स्टीवेंसन के खिलाफ एक रिट जारी की। रिट में 500 पाउंड के हर्जाने का दावा किया गया था। मिसेस डोंग्यू द्वारा लगाए गए पूर्ण आरोपों में यह प्रस्तुत किया गया कि स्टीवेंसन का मिसेस डोंग्यू की देखभाल का कर्तव्य था कि यह वह सुनिश्चित करे कि मरा हुआ स्नेल और इस तरह का कोई भी नुकसानदेह चीज उनकी जिंजर बियर की बोतल में ना जाए। लेकिन उसने बोतलों को प्रभावी ढंग से साफ करने के लिए एक प्रणाली प्रदान करने में विफल होकर इस कर्तव्य का उल्लंघन किया था। वह सिस्टम जो आमतौर पर बिजनेस में उपयोग की जाती थी और यह आवश्यक थी क्योंकि जिंजर बियर मानव उपयोगी के लिए थी। क्लीनिंग सिस्टम का इनइफेक्टिवनेस का आरोप उन स्थानों पर बोतलों को जोड़े जाने के कारण लगाया गया था जहां यह स्पष्ट था कि स्नेल को पहुंचने की स्वतंत्रता थी और जहां वास्तव में स्नेल और स्नेल के निशान अक्सर
पाए जाते थे। वकील और लेखक मैथ्यू चैपमैन द्वारा इस आरोप को कुछ हद तक अनावश्यक बताया गया। यह आरोप लगाया गया कि ड्यूटी के इस उल्लंघन के कारण मिसेस डोंग्यू को बीमारी हुई। स्टीवेंसन ने इस आरोप का जवाब देते हुए इस बात से इनकार किया कि उनकी जिंजर बियर की किसी भी बोतल में स्नेल नहीं थे और कथित बीमारी को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और दावेदार को हुई कोई भी बीमारी उस समय उसके स्वयं के स्वास्थ्य की खराब स्थिति के कारण हुई है। इसी तरह रिट के जवाब में स्टीवेंसन ने 4 प्रमुख तर्क प्रस्तुत किए। पहला, दावे का कोई कानूनी आधार नहीं था। दूसरा, तथ्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी। तीसरा, उसने मिसेस डोंग्यू को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। चौथा और आखिरी, दावा की गई राशि अत्यधिक थी। इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि दोषपूर्ण उत्पादों से होने वाली इंजरी का दावा आमतौर पर विक्रेता और उपभोक्ता दैट इज सेलर एंड कंज्यूमर के बीच बिक्री के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किया जाता है, लेकिन इस मामले में मिसेस डोंगी का मिगेल रेस्टोरेंट मालिक के साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल संबंध नहीं था, क्योंकि उन्होंने जिंजर बियर नहीं खरीदी थी, बल्कि उनके दोस्त ने ऑर्डर देकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, पर उन्हें कोई चोट नहीं आई। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर स्टीवेंसन के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसीलिए मिसेस डोंग्यू को लापरवाही के लिए हर्जाने का दावा करने की जरूरत थी, ना कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। इसके अलावा एक केस लॉ का हवाला दिया गया जो था आंसल वर्सेस वाटरहाउस। इस मामले में 1817 में निर्णय लिया गया था कि किसी ओमिशन के लिए लीगल लायबिलिटी उत्पन्न हो सकता है और उस ड्यूटी के विपरीत जो कानून उस विशेष मामले में लापरवाही पे फोकस करता था। इसी तरह आर्ग्यू किया गया कि मिसेस डोंग्यू द्वारा लगाए गए आरोप प्रोडक्ट लायबिलिटी केसेस में किसी भी परिस्थिति में लापरवाही नहीं पाई जा सकती, क्योंकि जिंजर बियर आंतरिक रूप से खतरनाक नहीं है, ना ही स्टीवेंसन ने जानबूझकर इससे उत्पन्न खतरे को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मिसेस डोंग्यू के वकील ने तर्क दिया कि मैन्युफैक्चरर्स का भी अपने अंतरिम उपभोक्ताओं के प्रति देखभाल की ड्यूटी है, यदि उपयोग करने से पहले सामान की जांच करना संभव नहीं है। हालांकि 1931 में मामला सेशन कोर्ट, आउटर हाउस और इनर हाउस सहित निचली अदालतों से होते हुए हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक पहुंच गया। अब यहाँ आप लोग को एक और बिंदु पर ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मिसेस डोंगी की याचिका स्वीकार कर ली गई और उन्हें इन फॉर्मा पॉपरिस मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है, जिसका अर्थ है एक गरीब की स्थिति के साथ, क्योंकि मिसेस डोंगी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह केस का खर्च वहन कर सकें और कोर्ट फीस का भुगतान कर सकें। इसके अलावा उनकी कानूनी टीम भी निःशुल्क उनके लिए लड़ने पर सहमत हुई। इस तर्क के आधार पर कि स्टीवेंसन का जिंजर बियर के निर्माण में उचित सावधानी बरतने का कर्तव्य था, क्योंकि सीलबंद बोतलें अपारदर्शी थीं और इसीलिए उसकी जांच कंज्यूमर द्वारा नहीं की जा सकती थी, और क्योंकि जिंजर बियर मानव उपयोगी के लिए थी, अदालत ने अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीशों में से एक लॉर्ड थैंगटन ने फैसला सुनाया कि हालांकि डोंग्यू का स्टीवेंसन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट
नहीं था, ना कि उनका मामला उन परिदृश्यों में से एक द्वारा कवर किया गया था जिसमें देखभाल का कर्तव्य पहले पाया गया था। पर फिर भी उन्होंने माना कि जहां गुड्स की जांच नहीं की जा सकती या उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी मर्जी से खुद को उपभोक्ता के साथ सीधे संबंध में ला दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता मैन्युफैक्चरर की ईमानदारी और डिलीजेंस पर भरोसा कर उपयोग करता है। मैन्युफैक्चरर द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वस्तु उपभोक्ता के लिए हानिकारक नहीं होगी, मिसेस डोंग्यू पर लागू ड्यूटी ऑफ केयर की सामान्य और गैर मौजूदगी का एक अपवाद। इसके अलावा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के एक दूसरे न्यायाधीश लॉर्ड एटकिन ने एक रिमार्केबल जजमेंट दिया। उन्होंने नेबर प्रिंसिपल की अवधारणा का प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया कि हमें उन कार्यों या चूक से बचने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए जो हमारे पड़ोसियों को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि पड़ोसी में कोई भी शामिल हो सकता है जो हमारे कार्यों से प्रभावित हो सकता है, भले ही उससे कोई मौजूदा संबंध या कॉन्टैक्ट ना हो। लॉर्ड एटकिन के फैसले ने इस बात पर जोर दिया कि मिस्टर स्टीवेंसन का अपने उत्पाद के उपभोक्ता के रूप में मिसेस डोंग्यू के प्रति देखभाल का कर्तव्य था। इसका मतलब यह था कि यह सुनिश्चित करना उसका दायित्व था कि प्रोडक्ट उपभोग के लिए सुरक्षित था और किसी भी संभावित नुकसान से मुक्त था। मिसेस डोंग्यू के पक्ष में दिए गए फैसले का कानूनी जगत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने लापरवाही के आधुनिक कानून की नींव स्थापित की। इस मामले ने ड्यूटी ऑफ केयर के कॉन्सेप्ट को पेश किया और विभिन्न परिदृश्यों में इसके एप्लीकेशन का विस्तार किया। इसने यह स्पष्ट करके कानूनी परिदृश्य को बदल दिया कि व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि वे दूसरे को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए उचित रूप से कार्य करें, भले ही वे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जुड़े ना हो। इसके अलावा डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन का प्रभाव कानूनी दायरे से परे तक फैल गया। इसने कंज्यूमर राइट्स और प्रोडक्ट सेफ्टी के महत्व को मजबूत किया। इस फैसले के कारण वस्तुओं की गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित जांच और नियमों में वृद्धि हुई। इसने जवाबदेही की आवश्यकता के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई और व्यक्तियों को दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए अपने कार्यों में अधिक सतर्क रहने की प्रोत्साहित किया। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि मैंने डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन केस को अच्छे से समझा पाई और अब आप लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे और एफिशिएंटली अप्लाई भी कर पाएंगे। तो ऐसे ही लैंडमार्क जजमेंट को एक स्टोरी के फॉर्म में समझने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मैं जल्द ही एक नए केस के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।